नमस्कार। उनकी कलम मेरी आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं कहानी केयर ऑफ स्वात घाटी, जिसे लिखा है मनीषा कुलश्रेष्ठ जी ने। यह मेरी अस्मिता का प्रश्न है, विद्वता का अभिमान नहीं है मुझे। ज्ञान पर विश्वास अवश्य है। सब कहें तो कहें कि वाचकनु के ऋषि कुल में किसी स्त्री ने शास्त्रार्थ में भाग नहीं लिया, फिर भी वह याज्ञवल्क्य के जैसे महान ज्ञानी के समक्ष, समूचे राज दरबार के समक्ष राजा जनक के ब्रह्म यज्ञ में मैं ब्राह्मणत्व और आत्मा को लेकर कुछ प्रश्न उठाने का साहस बल्कि दुस्साहस करने जा रही हूँ। तुम मुझे रोको मत प्रिय। मेरे पिता श्री वाचकनु और मेरे बाल सखा, तुम्ही ने तो मुझे तर्क का सामर्थ्य दिया है। तुम दोनों के बीच बैठकर ही मैंने यह सीखा है। मैं तुम्हारी वाग्दत्ता अवश्य हूँ, मगर हूँ तो एक स्वतंत्र इकाई। इस चराचर विश्व में वृद्धजनों के प्रतिपादित नियमों के विपरीत सोचने और प्रश्न करने या खंडन करने का तर्क मैंने अर्जित कर लिया है, तो क्यों नहीं अब याज्ञवल्क्य के समक्ष ऐसा अवसर दुर्लभ होता है। नहीं, तुम मुझे नहीं रोक सकते। तुम्हें मेरी मर्यादा की चिंता है। न हजारों पुरुषों के समक्ष नेत्र और मस्तक उठाकर प्रश्न उठाऊंगी। तो लो, मैंने डाल लिया दुशाला अपनी यौवन पुष्ट देह पर। कहो तो इस सुंदर मुख पर भी हवन कुंड की राख मल लूं और कुरूप कर लूं। यह जान लो, तुम और पिता से भी कह दो कि मेरी यह देह मेरे ज्ञान और प्रतिभा की कारा नहीं बन सकती, नहीं बन सकती। तालियों की गड़गड़ाहट से थिएटर हॉल गूंज उठा। सुगंधा हल्के हल्के हाँफते हुए ग्रीन रूम में चली आई। साथियों ने उसे घेर लिया, फुसफुसाकर बधाई देने लगे। वाह सुगंधा, पहली ही बार में झंडे गाड़ आई। क्या डायलॉग डिलीवरी थी, शानदार। दर्शक दम साधे बैठे हैं। क्या सच? हाँ। गार्गी बनी सुगंधा ने एक नज़र शीशे पर डाली। विद्रोहिणी विदुषी ऋषि कन्या के वेश में उसने अपनी देह को लंबवत देखा। वह हल्का हल्का कांप जरूर रही थी, मगर मंच पर बोले संवादों का ओज अब भी देह से उत्सर्जित हो रहा था। राजा जनक के 9 रत्नों में एक रत्न गार्गी, शास्त्रार्थ में भाग लेने को उत्सुक गार्गी। और सुगंधा, वह कौन है? उससे अपनी पहचान की डोर छूटने लगी थी। उसने रंगीन दुशाला बदला और सफ़ेद दुशाला सीने और कंधों पर लपेट लिया। जंघा तक लहराते हुए खुले बाल खींचकर पीछे जूड़े में बांधे फूल बालों से निकाल फेंके। उसके चौड़े सांवले माथे पर पीले वाटर कलर से मेकअप आर्टिस्ट निधि ने चंदन का सा त्रिपुंड उसके माथे पर रचा दिया, बीच में लाल बिंदु। वह अपनी बारी आने तक बाकी के संवाद बुदबुदाते हुए दोहराने लगी। भूत, भविष्य और वर्तमान क्या है? ये काल क्या है और किस पर बुन गया है? इस काल का ताना बाना और बुने जाने की पुनरावृत्तियां किसमें ओतप्रोत हैं? महात्मन, स्वर्ग के ऊपर क्या है और धरती के नीचे क्या है? इन दोनों के बीच क्या है? ये ब्रह्मलोक क्या है? यह कैसे रचा गया और कब विकसित हुआ? गार्गी, इतने प्रश्न मत कर कि तेरा हिस्सा ही फट जाए। याज्ञवल्क्य बना अनुज अपने आसन से उठ खड़ा हुआ और उसे लाल आंखों से घूरने लगा। वह डायलॉग भूलने को थी, मगर उसने मन से 2 पंक्तियां मन से बोली, फिर शेष खुद ब खुद जुबान पर आ गईं। क्षमा करें महाराज, मेरा उद्देश्य, मेरे प्रश्न व्यर्थ नहीं है। सुगंधा ने प्रश्नवाचक दृष्टि राजा जनक के सिंहासन की ओर डाली। राजा जनक ने दृष्टि झुका ली। महात्मन याज्ञवल्क्य, आप तो मुझे क्षमा करें। जैसे वैदेह या काशी के किसी योद्धा के किशोर पुत्र अपने ढीली डोर वाले धनुष पर भी बाण चढ़ाकर युद्ध के लिए
किसी को भी ललकार सकते हैं। इन प्रश्नों के पीछे वैसा ही बाल सुलभ साहस ही समझ लें, मगर उत्तर अवश्य दें। बस मेरे इन अंतिम 2 प्रश्नों के उत्तर दें। मुझे पता है आपके पास इन प्रश्नों के सटीक उत्तर हैं। देखिए ना, ये सहस्त्र कामधेनुएं बड़ी बड़ी आंखों में प्रतीक्षा लिए आपके आश्रम के पवित्र वातावरण में हाँकी जाने को उत्सुक हैं। कहकर ऋषि वाचकनु की पुत्री गार्गी शांत हो गई और अपने आसन से उठकर एक गाय के भोले मुख को सहलाने लगी। तभी याज्ञवल्क्य का स्वर गूंजा, तो फिर सुनो गार्गी, ध्यान से सुन। गार्गी बनी सुगंधा ने कुछ सुना कि नहीं, ना जाने कब नाटक खत्म हुआ। उसे पता नहीं चला। वह तो मंच सज्जा, अभिनय, पर्दों के गिरते उठते क्रम, प्रकाश, संगीत के महीन जाल के बीच सुन्न खड़ी थी। तालियां उसे बार बार वर्तमान में लाने के प्रयास में थी। उसके सेल फोन पर श्यामल का संदेश जगमग कर रहा था। शानदार, तुम पर गर्व है गार्गी, तुम पर गर्व है। मेकअप उतारते हुए उसका ध्यान चेहरे की बाईं तरफ गया। बाईं आंख के नीचे एक खरोंच थी और उसके चारों तरफ एक काला और जामुनी निशान बना था। उसका शरीर ढीला हो गया। वह ओज जाता रहा। बेचारगी घर करती रही। गर्व से भरी आंखों में पानी भर आया। वह खुद को घसीटते हुए कपड़े बदलने के लिए ड्रेसिंग रूम में ले गई। बाहर आते ही सह कलाकारों ने उसे घेर लिया। सुगंधा, पहली ही परफॉर्मेंस में ये जलवे। श्यामल को देखा होता वो किस कदर गर्व से झूम रहे थे। कोई उनसे कह रहा था कि वेदों का युग जीवंत हो गया था और दर्शकों को अपनी दुनिया में लौटने में समय लगा। सच? हाँ, चलो, सफल रहा पहला ही शो। कल अखबार भरे होंगे। भैये, गए वो ज़माने जब नाटकों की सफलता राजनीति और फिल्मों के साथ स्कोर कर पाती थी। रिव्यू आते थे। किसी कोने में छोटी खबर ही छप जाए तो गनीमत समझना। पागल है, यह श्यामल सर का नाटक है, अननोटिस नहीं जाने वाला। सबका बाहर निकलकर नीरू लॉज में डिनर करने का कार्यक्रम पहले से तय था। श्यामल अपने महत्वपूर्ण मेहमानों और पत्रकारों के साथ बाहर व्यस्त थे। उसे अपनी हदें पता थीं। चुपचाप उसने बैग उठाया और सबसे विदा ली। ये क्या यार? नहीं हो पाएगा अनुज। छोटा वाला शाम के बाद नहीं रहता मेरे बिना। मेरे पति भी आज बहुत व्यस्त हैं। छोड़ो ना, फिर कभी। बल्कि तुम सब लोग कभी सुबह घर आओ ब्रेकफास्ट पे। मैं तुम सबको खिलाऊंगी पिज़्ज़ा या थाई फूड। हाँ, जल्दी ही तुम्हारे घर टपक पड़ेंगे बिना प्लान के। बाय, गुड नाइट। सुनो निधि, श्यामल को कहना मैं जल्दी में थी, कल फ़ोन पर बात करूंगी। थिएटर के गलियारों से निकलकर वह बाहर आई। श्री राम सेंटर के खुले छोटे लॉन में आकर उसने गहरी सांस ली, बालों को क्लचर में बांधा और 2 सीढ़ी उतरकर बस के इंतज़ार में बाईं तरफ बने एक टीन शेड में खड़ी हो गई। मौसम तो सुबह से ही मुंह बना ही रहा था। अंधेरे के गहराते ही बरसात भी शुरू हो गई। टिन पर टपकती मोटी बूंदों ने तालियों की याद दिला दी। क्या उसे ही लेकर थी वो तालियां? प्रशंसा में बजती तालियां या मजाक उड़ाती तालियां? उसका चेहरे की सूजन पर ध्यान गया। बहुत दिनों से देख रहा हूँ, घर से खूंटा छुड़ाकर भागने लगी हो। बच्चों की तरफ ध्यान कम रहने लगा है। मान्या का रिपोर्ट कार्ड देखा? कैसे उसकी पोजीशन पहली से 5वीं हो गई है हाफ ईयरली में। जानते हो तुम, उसे चिकन पॉक्स हुए थे, तब भी तुम घर में कहाँ बैठी थी? बहस शुरू मत करो। बहस की बात ही नहीं। बहस की गुंजाइश मैं नहीं छोड़ता। बस बंद करो ये सब और घर में ठहरो थोड़ा। बच्चों को देखो। जब मेरे ऑफिस में बहुत व्यस्तता हो तभी तुम्हारा कोई ना कोई शौक मुंह उचकाने लगता है। पहले फ्रेंच सीखूंगी, फिर ये थिएटर। विनय, आज मूड मत दिखाना। आज मेरा पहला स्टेज परफॉर्मेंस है। देखो, नन्नू को बुखार है।
मुझे रात देर होगी, आज तुम कहीं नहीं जा रही हो। मान्या है ना? फिर मैंने उसे क्रोसिन सिरप दे दिया है। फिलहाल वह सो रहा है, बस शाम 6 से 9 तक की तो बात है। नहीं प्लीज़, नाटक की घोषणा हो गई है, टिकट बिक चुके हैं, मेरा लीडिंग रोल है, इसे कोई और नहीं कर पाएगा। विनय प्लीज़। साले, अच्छा घंटों बाहर डोलने का बहाना ढूंढ लिया है, तो क्या करूं? बच्चे स्कूल चले जाते हैं, तुम दफ्तर, सुबह 8 से शाम 8। मैं क्या करूं? घर और बच्चे अकेले नहीं छूटे, इसलिए हमने यहाँ रिहर्सल की। ठीक है, वो दिन दिन की बात थी, अब रातों को भी रात को इस शहर में बाहर भेज दूं तुम्हें ना सही, मुझे तो तुम्हारी सुरक्षा का ख्याल है। वह नर्म पड़ा। तो तुम साथ चलो। उसने भी कोशिश की, बीवी की नौटंकी देखने। हिश, वह घने तिरस्कार के साथ बोला। सुगंधा चुप रही। अगले कुछ मिनट वह शीशे में देखकर टाई उतारता रहा। आज मेरा डिनर नहीं बनेगा, एक क्लाइंट के साथ डिनर है, बल्कि मैं चाहता हूँ कि तुम साथ चलो। क्यों? अच्छा इंप्रेशन पड़ता है जवान बीवी का। कहकर वह जबान भी नहीं काट पाई थी कि बकवास करती है। कहकर विनय ने बाह मरोड़ दी। मैं बकवास कर रही हूँ? नौटंकी और थिएटर में फ़र्क करने की तमीज़ तो सीख लो। उसने बाह छुड़ाकर उसे धकिया दिया। सीख ली? मेरी मौजूदगी तो मौजूदगी, गैर मौजूदगी में भी तेरे नौटंकीबाज यार यहाँ मजमा लगाए तो रहते हैं। वो तेरा बंगाली बाबू श्यामल, उसकी फेमिनिस्ट बीवी अनामा, जो तमाम मीडिया में फेमिनिज्म का झंडा लेकर घूमती फिरती है। तू मत करना कभी ये कोशिश, वरना उसी झंडे का डंडा। तुमसे मुंह लगना बेकार है। बेटी के सामने भी अपना ये गंदा मुंह खोलने से बाज नहीं आओगे। मैं जा रही हूँ। तू कहीं नहीं जा रही, चुपचाप घर में बैठ। कहकर उसने उसे बिस्तर पर धकिया दिया। वह उठी और बैग उठाकर चलने लगी। तू भी रोक कर देख ले। उसने तमा कर उसके चेहरे पर घूंसा मार दिया। अनामिका में पहनी शादी की अंगूठी की एक खरोंच आँख के पास उभर आई। खरोंच के आसपास तुरंत सूजन आ गई। वह चेहरा सहलाती हुई तेजी से फ्लैट से उतर आई और गेट के बाहर आकर खड़ी हो गई। वह खिड़की में से चिल्लाया, बहुत अकड़ के जा रही है ना? फिर सोच लेना, लौट कर घर आने की ज़रूरत नहीं है। देख, ज़रूरत मत करना लौटने की। एक टैक्सी वाला रुका। वह पीछे आती आवाज़ उपेक्षित कर टैक्सी में चढ़ गई। मेट्रो स्टेशन। थिएटर पहुंची तो वक्त अभी बाकी था। लड़ाई नहीं हुई होती तो बच्चों को कुछ खिलाकर बहला कर आती। हड़बड़ाहट में सब रह गया। यूं तो नौकरानी आएगी ही, रोटी सब्जी बनेगी, बच्चे बेमन से खाएंगे। कुछ उनकी पसंद का बना आती, बर्गर या पास्ता। वह मंच की तरफ बढ़ आई। वहाँ हल्का अंधेरा था। श्यामल मंच सज्जा में तल्लीन था, कुछ लड़कों के साथ। मंच सज्जा अधुनातन और कलात्मक तरीके से की गई थी। बहुरंगी प्रकाश का प्रयोग ज़्यादा था, बजाय चीज़ों और पर्दों और पेंटिंग्स के। कंप्यूटर की सहायता से वर्चुअल इमेजेस यानी आभासी छायाओं का इस्तेमाल खूबसूरत भी है और कम खर्चीला भी। बहुरंगी प्रकाश के बीच गुरुकुल की सुबह का दृश्य बहुत सुंदर बन पड़ा है। हिलते पेड़ों और कुटियों की महक छाएं, नेपथ्य से गूंजते मंत्र और पंछियों की काकली के स्वर ध्वनि प्रभाव की तरह इस्तेमाल किए जाने हैं। मिथिला की अध्यात्म सभा के दृश्य के लिए हवा में डोलते सुनहरे पर्दों का इस्तेमाल किया जाना था। इसके लिए पीछे एक स्क्रीन पर नवग्रह चलायमान थे। एक और सहस्त्रों गायों की प्रतीक्षाया पड़नी थी। एक कोने में एक बड़ा यज्ञ कुंड रखना था, जिसमें से निकलती अग्नि को उड़ती नारंगी झालरों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना था। एक सचमुच की सजी हुई गाय बाकी आभासी गायों का प्रतिनिधित्व करने को लाई गई थी। एक नाटक खासी तैयारी मांगता है, बहुत सा श्रम,
पर्दे के पीछे का काम कम नहीं होता। सुगंधा हैरान थी और शाम की क्लेश का प्रभाव उसके मन से जाता रहा। श्यामल की गंभीरता के पीछे इतना बड़ा कलाकार कहाँ छिपा रहता है। श्यामल जिसके निकट रहकर उसने अपने व्यक्तित्व की थाह जानी है। श्यामल जिसके पास बने रहना उसे सुख देता है। श्यामल जिससे वह 8 महीने पहले मिली थी, बड़े भाई अनुराग के साथ। वो दोनों कॉलेज के मित्र रहे हैं। उस दिन श्यामल के एक बेहद लोकप्रिय नाटक का 100वां शो था। हफ्तों तक उस नाटक का नशा रहा था। तब उसने सोचा तक नहीं था कि एक दिन वह इसी लोकप्रिय नाटक निर्देशक के निर्देशन में मंच पर उपस्थित होगी। एक दिन ना जाने किस बहके हुए फुर्सतिया क्षण में उसने श्यामल को फ़ोन किया था। क्या मैं आपके किसी नाटक में एक पेट या खंबे का रोल पा सकती हूँ? नहीं, वहाँ भी लंबी कतार है। पर्दा गिराने और उठाने वाले की जगह ज़रूर है। कर लोगी? हाँ, आपके नाटक में उपस्थित रहने के लिए कुछ भी करूँगी। तुम्हारी क्वालिफ़िकेशन क्या है? MSc बॉटनी। मार डाला। क्यों? कलाओं से कहीं कोई दूर का वास्ता? ना। नाटक पढ़े? नहीं। देखे हैं? स्कूल में देखे, किए नहीं हैं। गार्गी के बारे में सुना है? कौन गार्गी? पौराणिक पात्र? शायद हाँ, कभी स्कूल की किसी संस्कृत की किताब में या हिंदी के पाठ में, पर अब याद नहीं। नेट पर देखना और रिसर्च करके मुझे कल बताना। तुम मेरे साथ स्क्रिप्ट पर काम करोगी। मुझे स्टेज पर छोटी सी उपस्थिति चाहिए थी। स्क्रिप्ट तो स्टेज बात की चीज़ है। नेपथ्य के काम करना सीखोगी तभी तो ना मंच को समझोगी। ठीक है। स्क्रिप्ट पर काम करने में 2 महीने जाने कहाँ उड़न छू हो गए। बहुत कुछ सीखा उसने श्यामल से। इस नाटक में गहरी रुचि जाग उठी। गार्गी के चरित्र ने उस पर असर डालना शुरू किया। स्क्रिप्ट देखकर श्यामल की पत्नी अनामा ने जब इस गैर पारंपरिक कम ग्लैमरस रोल में रुचि लेने की जगह दूरदर्शन के चर्चित सीरियल में अपना समय देना ज़्यादा पसंद किया, तो श्यामल ने सुगंधा में अपनी गार्गी को खोजा। लंबे बाल, चौड़ा माथा, चौड़ा जबड़ा, कम झपकने वाली जिज्ञासु आँखें, गड्ढे वाली ठोड़ी और जिद्दी व्यवहार जताती नाक, हल्की भारी आवाज़, लंबी और पुष्ट देह। मैं कर पाऊंगी? कर लोगी, एक विश्वास था निर्देशक श्यामल का, जिसका निर्वाह करना था सुगंधा को। वह जुट गई। दूध उफन रहा है। सुगंधा रट रही है डायलॉग। याज्ञवल्क्य, बताओ तो। जल के बारे में कहा जाता है कि उसमें हर पदार्थ घुल मिल जाता है, तो यह जल किसमें जाकर मिल जाता है? अच्छा आत्मन, फिर सच्चा ब्राह्मणत्व क्या है? साबुन की झाग से ढकी हुई देह को शीशे में देखती हुई वह, और शावर के साथ उसका एकालाप चलता जा रहा है। लो, मैंने डाल दिया दुशाला अपनी यौवन पुष्ट देह पर। कहो तो इस सुंदर मुख पर भी हवन कुंड की राख मल लूं और कुरूप कर लूं। यह जान लो तुम, और पिता से भी कह दो कि मेरी यह देह मेरे ज्ञान और प्रतिभा की कारा नहीं बन सकती, नहीं बन सकती। वह मानो सपनों की किसी आसमानी दुनिया में रही थी पिछले कुछ महीने। आज समय आ गया था जमीन छूने का। आ गई मेरी विदुषी गार्गी, राजा जनक के 9 रत्नों में से एक रत्न, वाचकनु ऋषि की पुत्री। वैसे श्यामल, मुझे शक है। बोलो ना, मंच पर जाने से पहले अपने सारे शक दूर कर लो। यही कि गार्गी का कोई मंगेतर था भी, कोई उसका बाल सखा, ऋषि वाचकनु का शिष्य, जिसे आपत्ति होती कि गार्गी आध्यात्म सभा में अन्य 8 शास्त्रार्थ करने वाले ज्ञानियों के साथ जाए और याज्ञवल्क्य से सवाल करे।
आपने स्क्रिप्ट में यह मिथक बुना है या यह सच है? वह सदा की बाल ब्रह्मचारिणी थी या बाद में अविवाहित रहने का प्रण लिया? नेट पर बाल ब्रह्मचारिणी होने का ही जिक्र है। कई लोगों ने उसे याज्ञवल्क्य की पत्नी भी समझा है। मिथक हो कि कल्पना, जो नाटक को पूर्णता व सार्थकता दे वही सही है। मुझे कहीं लगता है कि सुंदर और युग प्रवर्तक गार्गी को प्रेमी या मित्र विहीन बनाकर बृहदारण्य उपनिषद में जाती हुई है। उस युग की स्त्री टाइम और स्पेस को लेकर सवाल कर रही है। बड़ी बात है। वही सवाल जिनके अंत में उसने उत्तर चाहे थे। स्पेस और टाइम के बाहर क्या है? ब्रह्मांड। तो फिर पूछती है, यह ब्रह्मांड किसके अधीन है? जिसका गोलमोल उत्तर याज्ञवल्क्य महाशय देते हैं, जिनका लॉजिक मैं नहीं समझ पाता। ऐसा क्यों? वही कि कोई अविनाशी तत्व, अक्षरत्व, जिसके अनुशासन व प्रशासन में सब ओतप्रोत है। ऑल रबिश। समझती नहीं। प्रश्नों के उत्तर की जगह गार्गी को धमकी देने वाले याज्ञवल्क्य को निरुत्तर छोड़कर पुरुष जाति की हेठी करानी थी क्या? जबकि वे उत्तर विहीन हो चुके थे, मगर हो सकता है कि छेपक की तरह आगे जोड़ा गया हो, या उनके खोजने पर गार्गी ने ही स्वयं वे उत्तर दिए हों। हो सकता है कि प्रेम या सम्मान के कारण गार्गी ने अंत में कहा हो कि याज्ञवल्क्य के पास हर प्रश्न का उत्तर है, चाहे वह धरती या ब्रह्मलोक से जुड़ा हो या अंतरिक्ष से। ब्राह्मणत्व या पुरुष की इयत्ता से जुड़े प्रश्न हो। वे ब्रह्म ऋषि हैं। वे इन सहस्त्रों गायों के अधिकारी हैं। मगर फिर स्त्री की इयत्ता, यह प्रश्न क्यों नहीं किया गार्गी ने? और मेरी विवशता देखो कि मैं गार्गी के सम्मान में इस उपनिषद के किसी तथ्य को कल्पना से बदल नहीं सकता, अंदाज़ा लगा कर भी नहीं। पता है, लोग थिएटर फूंक देंगे। गार्गी की माँ, बाल सखा और संगी साथियों तक का हल्का सा जिक्र कहीं नहीं है। हाँ, अपनी परंपरा की विरासत इतनी समृद्ध है, मगर हमारे पास सही तथ्यों के मामले में दरिद्रता ही दरिद्रता है, विवश कर देने वाली दरिद्रता। उस समय के ब्राह्मणों ने सदियों तक अपने लाभ के लिए बहुत कुछ नष्ट हो जाने दिया और बहुत कुछ छेपकों की तरह हमारे महान ग्रंथों में जोड़ दिया। सुगंधा चकित हो श्यामल की पीड़ा को देखने लगी तो वह संभला। खैर, डायलॉग्स जहाँ जहाँ भूलती थी वहाँ सुधारा। सुगंधा, कर तो लोगी ना? खासी भीड़ होगी। हाँ, शायद, पता नहीं, डराइए मत। एक्सप्रेशन शार्प और ड्रामेटिक रखना। पौराणिक नाटक है। फिर दिन की रिहर्सल और रात में मंच की नकली रोशनी में फ़र्क होता है। तुम्हारे उच्चारणों पर तो पूरा कॉन्फिडेंस है मुझे। वही तुम्हारी ताकत है। गुड लक, गुड लक सुगंधा। तुम ग्रीन रूम में चलो, मैं पहुंचता हूँ। निधि वहाँ है तुम्हारे कॉस्ट्यूम के साथ। कॉस्ट्यूम पौराणिक किस्म का था। कंचुकी नुमा ब्लाउज, नाभि दर्शना साड़ी, सुनहरे दुशाले ने राहत दी। श्यामल कॉस्ट्यूम को लेकर बहुत सजग रहते हैं। वह बाल काट रही थी कि श्यामल ग्रीन रूम में आए। निधि, सुगंधा के ये बाल खुले रहेंगे पहले सीन में। दूसरे तीसरे सीन में जब वह ब्रह्मचारिणी रहने का प्रण लेती है, उसके बाद से यह जूड़े में बंधे हुए रहेंगे। माथे पर चंदन का त्रिपुंड रहेगा। यह सुनहरा दुसाला सफ़ेद रंग के दुशाले से बदला जाएगा। सुनो, मुझे मेकअप एकदम सादा चाहिए मगर वेल डिफाइन। नेचुरल लिपस्टिक, गहरी आँखें। श्यामल कहते हुए कुछ हैरान सा सुगंधा की तरफ बढ़ा। सुगंधा, यह चेहरे पर क्या हुआ है? कल तक तो यह नहीं था। इतनी गहरी खरोंच और यह नीला निशान। बाथरूम में फिसल गई थी, नल से लग गई, उसने लगभग बुदबुदाते हुए कहा था। श्यामल अविश्वास के साथ उसे गौर से देखता रहा। वह चुप था मगर उसकी अनुभवी आंखें बोल रही थीं।
15 बरस हुए होंगे मुझे थिएटर करते हुए। तुम लोगों के पास अब बहाने भी खत्म हो चले हैं। मेरे नाटकों की गार्गियाँ, आम्रपालियाँ, वसंत सेनाएं, वाव सदत्ताएं, देवयानियाँ, शर्मिष्ठाएं यूं ही चेहरे पर अपनों के विरोध के हिंसक निशान लेकर थिएटर आती रही हैं। बहाने भी अमूमन यही सब रहते हैं। मसलन बाथरूम में फिसल गई थी, बच्चे ने खिलौना कार से मार दिया गलती से, टैक्सी या बस के दरवाजे से टकरा गई। तुम पहली तो नहीं हो सुगंधा। प्रत्यक्षतः वह इतना ही बोला और बाहर निकल गया। कोई बात नहीं, जाओ, पहले बर्फ़ लगाकर सूजन दबा दो, फिर कंसीलर लगाकर गहरा फाउंडेशन लगा लेना। समय होने वाला है, जल्दी करो। वह उसे ग्रीन रूम में शर्मिंदा छोड़ गया था। उसे लगा वह सारे संवाद भूल जाएगी। उसने अपने संवादों वाला पुलिंदा निकाल लिया। बेमन से उन काले शब्दों को पढ़ने लगी थी, जिनके अर्थ उन शब्दों के छोटे कलेवर में समाये नहीं समा रहे थे। खैर चलो, यह नाटक तो पूरा हुआ। बस आने में देर लग रही थी। शेड में खड़े लोग एक एक कर टैक्सियां पकड़ रहे थे। वह भी एक टैक्सी की तरफ बढ़ी। कहाँ जाना है मैडम? उसके कानों में खिड़की से उछलकर किसी पत्थर की तरह पीठ पर पड़ी आवाज़ गूंजी। डोंट कम बैक होम। इस जुर्रत के साथ घर लौटने की ज़रूरत नहीं है। मैडम, बारिश तेज हो रही है, कहाँ जाना है? कहाँ? क्या वह भूल गई? गुरुकुल या वैदेह के दरबार से बाहर आओ गार्गी। मंच और थिएटर के बाहर तुम्हारा एक घर है। वहाँ बच्चे हैं, विनय है। विनय डिनर पर बाहर गया होगा। बच्चों ने नौकरानी के हाथों खाना पता नहीं खाया होगा या टीवी देखते होंगे। मान्या का होमवर्क अधूरा होगा। नन्नू को बुखार है। इडियट, यह सब भूल कैसे सकती हो? मैडम, किधर जाना है? घर, ऑफकोर्स घर ही। घर किधर? पता है कोई? हाँ है, सुगंधा टैक्सी में घुसते हुए बोली। ड्राइवर ने टैक्सी बढ़ा दी। उसने सीट से सर टिका लिया। शीशे के बाहर की तेज होती बारिश धीरे धीरे आंखों में होने लगी। उसने आंखें बंद की तो 2 बूंदें पलक की कोरों पर आकर उलझ गईं। टपकने से पहले उसने उन्हें रुमाल से सोख लिया। मन ने कहा, मेरा पता क्या पूछते हो? मैं तो प्रज्ञा और गर्भाशय के बीच उल्टी लटकी हूँ। प्रज्ञा आसमान छूना चाहती है, गर्भाशय धरती में जड़ें धंसाए हुए हैं। फिर भी हाँ, है पता मेरा भी। तुम सुनो, सब सुन लें। सुगंधा बहुत धीमे होठों में बुदबुदाने लगी। मैं गार्गी, केयर ऑफ याज्ञवल्क्य। मैं दुश्चरित्र अहिल्या, केयर ऑफ गौतम ऋषि। मैं भंवरी देवी। मैं रूप कंवर, केयर ऑफ लोक पंचायत, केयर ऑफ ऑनर किलिंग, केयर ऑफ चैस्टिटी बेल्ट। पब में पीटी जाने वाली लड़की हूँ, केयर ऑफ शिवसेना। नाजनीन फरहदी हूँ, केयर ऑफ तेहरान जेल। सरेआम कोड़े खाने वाली वो कमसिन लड़की हूँ, केयर ऑफ स्वात घाटी। आशा है कि आपको यह कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो एक लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें और हाँ, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। इससे मुझे प्रोत्साहन मिलता है। और अगर आप इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं और यहाँ पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ एक नई कहानी या कविता के साथ। तब तक के लिए आप सभी का कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।